गुड इवनिंग बच्चों। मैं सोन कश्यप आज आपके लिए फिर से भूगोल का छठे यूनिट विनिर्माण उद्योग लेकर आया हूँ। तो आप सब लोगों का निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग आज नया चैप्टर। फिर से देखते हैं विनिर्माण उद्योग में क्या क्या दिखाया जा रहा है। खासतौर से विनिर्माण उद्योग जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसको देखना है। देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला भाग इसका, विनिर्माण उद्योग क्या कह रहा है देखते हैं। चैप्टर में विनिर्माण उद्योग में हम लोग देखते हैं, कहानी थोड़ी सी पहले पढ़ लेते हैं। दीपावली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी मां ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। कहने का मतलब विनिर्माण उद्योग में हम देख रहे हैं, कहानी छोटी सी है कि दीपावली का उपलक्ष्य था। कौन सा त्योहार था? दीपावली। उस पर एक व्यक्ति है हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया है। आ गया है बाजार। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। किसके लिए? हरीश के लिए उनके मम्मी पापा ने कपड़े और जूते खरीदे हैं। और क्या कर रहा है हरीश की माँ, यानी उसकी माँ ने बर्तन, किसकी माँ? हरीश की माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। चाय भी खरीदी, बर्तन भी खरीदे, चीनी भी खरीदी, दीप किसके? मिट्टी के बने हुए दीप, यानी दीप दियाली जिसे बोलते हैं, वही मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से, मतलब हरीश ने उस दुकान देखा कि दुकान में खूब सारा सामान है, ढेर सारा सामान भरा हुआ है दुकान में। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। मतलब उस छोटी सी दुकान में बहुत सारा सामान देखकर वह हैरान परेशान था, चिंतित था। मतलब देख कर करे इतना सारा सामान इस दुकान में। चलो, उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। हरीश के पिता ने अपने बेटे को समझाया, यानी कि बताया कि जो जूता, कपड़ा है, चीनी आदि जो है बड़े बड़े उद्योगों, धंधों में, उद्योग कंपनियों द्वारा, मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके यहाँ लगी मशीनों के द्वारा कारखानों में बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं। कह रहा है छोटे उद्योग धंधों में क्या है, उद्योग केंद्रों में, छोटे कारखानों में क्या बर्तन बनाए जाते हैं, तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। जैसे कहार जो होते हैं, सॉरी कुम्हार, प्रजापति, उनके देखिए घरों पर मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। दीपावली में आता है बिकने के लिए, हम सब लोग अपने घरों में दीपक लाते जलाते हैं लिए ना, वही चीज। आगे कह रहा क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? देखते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या कह रहा है? जो कच्ची वस्तु होती, कच्चे पदार्थ होते हैं, और मूल्यवान उत्पाद में, मूल्यवान कच्चे उत्पाद जो होते हैं उन्हें परिवर्तित कर उन कच्चे माल को दूसरे रूप में मूल्यवान महंगी वस्तुओं के रूप में बदलकर बनाया जाता है, उसी को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागजात, कागज, लकड़ी से, चीनी, गन्ने से, लोहा
इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। कहने का मतलब क्या है कि क्या आप जानते हैं कि कागज जो बनता है वो लकड़ी से बनता है। कागज किससे बनता है? लकड़ी से। चीनी जो बनती है वो गन्ने से बनती है। लोहा जो बनता है वो लौह इस्पात, लौह अयस्क होता है, लौह इस्पात जो होता है वो लौह अयस्क से बनता है। किससे बनता है? लौह अयस्क से बनता है। किससे? लौह अयस्क से। तथा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखते हैं हमारे आपके घरों में, एल्युमिनियम के खिड़की दरवाजे बनते हैं। आजकल शौचालय वगैरह में, लैट्रिन घरों में, बाथरूम वगैरह, नहाने वाने की जगहों पे एल्युमिनियम के दरवाजे लगे हैं। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनते हैं। किससे बनते हैं? एल्युमिनियम बॉक्साइट से। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े, मतलब कई प्रकार के कपड़े जो है ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। मतलब कई ऐसे कपड़े हैं उनके जो रेशे होते हैं, जो कपड़ा बनाया जाता है उसके रेशे जो है उद्योग से बनते हैं, रेशा उद्योग में बनते हैं। ठीक है। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब है कि विनिर्माण उद्योग किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में? तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आता है। ठीक है। किस उद्योग में? द्वितीयक उद्योग। देखते हैं क्या है। तो द्वितीयक कार्यों में कहने लगे, जो द्वितीयक कार्य में लगे हुए, विनिर्माण कार्य में लगे हुए लोग हैं, वो व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। कच्चे माल को दूसरे रूप में उन वस्तुओं को बदलते हैं, कच्चे माल को दूसरे रूप में बदलते हैं, फिर वस्तु बनाते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, मतलब स्टील जो बनती है, स्टील के बर्तन, स्टील की रेलिंग, आजकल सब बन रहे हैं ना। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, कार के साथ साथ क्या करा? कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके? द्वितीयक के अंतर्गत कार्य करते हैं। मतलब जैसे उद्योग, द्वितीयक उद्योग, जो बेकरी का उद्योग है, पेय पदार्थ जैसे कोका कोला, शराब, ठंडा वंडा पीते हैं ना, वो सब। स्टील के बर्तन बनते हैं, कार वगैरह गाड़ियां देखने बनती है, कपड़ा उद्योग बनते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, ये सब चीजें। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। कुछ व्यक्ति जो रोजगार पाते हैं वो सेवा प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान क्षेत्र में आते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में? विनिर्माण उद्योग के विषय में हम पढ़ेंगे। दूसरी क्रिया के अंतर्गत किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। कह रहा कोई भी देश हो, लेकिन उसकी जो आर्थिक उन्नति है वहाँ के बनने वाली वस्तुओं के निर्माण से और उसके विकास से ही जाना जाता है कि कितना उन वस्तु का अच्छी तरह से निर्माण किया गया और अच्छी प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। विनिर्माण का महत्व। किसका महत्व? विनिर्माण। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास के ऋण समझे जाते हैं। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास के ऋण समझे जाते हैं, विकास के ऋण समझे जाते हैं। क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर आधारित निर्भरता को कम करता है। कहना विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि पर ही केवल निर्भर नहीं है, आधुनिक समय में जो है आधुनिकीकरण मतलब नए चीजों वर्तमान समय में कहना सहायक है। किसमें? द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र।
रोजगार उपलब्ध कराकर, ये रोजगार भी देता है। भाई कोई चीज़ बना रहा है आदमी तो उसमें लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। अब जैसे कुर्सी टेबल मेज बन रही है तो द्वितीय के अंतर्गत है तो कुर्सी टेबल मेज जो बना रहा है व्यक्ति उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला। कृषि में लगे लोगों को कम करता है कि कृषि पर निर्भर ना रहे। आगे, देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। किसकी कह रहा है? जो औद्योगिक विकास और बेरोजगारी है वो गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। कैसे? भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। सार्वजनिक सरकार द्वारा जो लगाए गए उद्योग धंधे थे या संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। कह रहा जो जनजातीय क्षेत्र मतलब एकदम पिछड़े हुए लोग हैं, तराई क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में जो निवास करते हैं लोग, वो जनजाति कहलाते हैं। एकदम पिछड़े, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से पिछड़े लोग जनजाति। तो पिछड़े समाज में पिछड़े लोग जिनका विकास नहीं हो पाया है, इन सब चीज़ों वो उन क्षेत्रों में जहाँ जिस क्षेत्र में सड़क नाली पानी का विकास नहीं हो पाया है, ऐसे क्षेत्र उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य था कि उस क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसकी असमानताओं को कम करना। भाई कोई क्षेत्र है जहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, तो वहाँ अगर कोई कंपनी लगी उस क्षेत्र में तो कंपनी सड़क भी बनाएगी, पानी की व्यवस्था करेगी, बिजली की व्यवस्था करेगी, यातायात के साधन की व्यवस्था करेगी, हर चीज़ की व्यवस्था करेगी, तो उस क्षेत्र का भी विकास होता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। क्या कह रहा है? जो निर्मित वस्तु है, बनाई जाने वाली वस्तु है, वो निर्यात वाणिज्यिक व्यापार वस्तु को बेचने के लिए बढ़ावा देती है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कह रहा जिससे अपेक्षित, हम जिस की अपेक्षा कर रहे हैं मुद्रा की प्राप्ति की, तो हम वस्तु को बना करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में अगर व्यापार करते हैं, बेचते हैं, तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। पैसे के लिए हम काम करते हैं। ठीक। आगे, वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। मतलब वे देश विकसित हो चुके हैं जो कच्चे माल को मूल्यवान महंगी वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करके वस्तु को बनाते हैं। जो कोई वस्तु है, कच्चा माल है, उसको महंगी बिकने वाली वस्तुओं के रूप, उससे महंगी बनने वाली वस्तुओं को बनाते हैं। उस कच्चे माल का रूप बदल कर, ना जैसे कच्चा लोहा है उसका रूप बदल के गाड़ियाँ बना दिया और गाड़ियों को महंगी बिक रही। ठीक। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। क्या कह रहा है? भारत का विकास विविध अलग अलग व शीघ्र औद्योगिक, मतलब तत्काल जल्दी जल्दी उद्योग धंधे लगाए गए, उनके विकास में निहित है, लगाए जाए उद्योग धंधे। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। कृषि और उद्योग धंधे एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे पर आधारित हैं। उदाहरण पर भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। कहा जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उन्होंने कृषि की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए और प्रोत्साहन दिया कि इस फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि इस फसल का खरीद करके ऐसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाएंगी। तो कृषि पर ही, कृषि की फसलों से ही बनना है, तो उसका तो उत्पादन होना ही होना है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। किस पर? कृषि पर निर्भर है तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, कह रहा है कृषि पर जो निर्भर है कच्चे माल, इसमें देख लेते हैं, जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। क्या कर रहा है? देखिए, सिंचाई के लिए पंप, ट्यूबवेल वगैरह जो लगाई जाती हैं,
इंजन वगैरह देखो यहाँ बैठा के तालाबों वगैरह सिंचाई कर लेते थे जो हम। तो इन सब का विकास, उर्वरक यानी खाद का, कीटनाशक दवाइयाँ जो फसलों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनके लिए डाली जाती है। प्लास्टिक की पाइप जैसे पानी हम लोग लगाते हैं, एक तो लंबी वाली लेंथ वाली आ रही है जो मुड़ती नहीं, नट बोर्ड जो जगह जगह जोड़ा जाता है, और एक जिसे हम समेट लेते हैं, बटोर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, ये प्लास्टिक वाली पाइप जो टुल्लू वगैरह देखो पाइप लगती है, ये भी सब। तो क्या है, इन पाइपों पर, प्लास्टिक पाइप पर मशीनें देखो, चारा काटने वाली मशीन हमारे यहाँ होती है ना, ऐसे ही बिजली मशीन, तमाम मशीनें हो गई। वह कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। किस पे? आजकल झटका मशीन खेतों में लगी, वो भी तो मशीन है। कृषि औजार खेती के लिए ट्रैक्टर वगैरह जो आते हैं, गेहूँ बुआई के लिए, जुताई के लिए, जो आलू लगाने के लिए जो मशीनें आ रही हैं, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर बोला जाता है, तमाम अच्छे कोई मशीनें, धान कटाई मशीन, गेहूँ कटाई मशीन सब आ गई। तो इन सब चीज़ों पर आदमी निर्भर है कि इन्हीं से काम होगा। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, इसलिए कह रहा है जो वस्तुओं के बनाने से जो है विकास भी हुआ है और मांग भी बढ़ी है, टकराव भी हुआ है, वस्तुओं की मांग भी बढ़ी है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा भी मिला है। अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई और जो उत्पादन की क्रियाएं हैं उसको अच्छा बनाया गया, सक्षम हो गई कि हाँ हम इन वस्तु का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा, आज जो व्यापारिक वैश्वीकरण हमारे सामने आए, बड़े बड़े मार्केटों में मांग है उन चीज़ों की, व्यापार किया जा रहा है जिन चीज़ों का, उसके दौर में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। कहने का मतलब कोई भी उद्योग हम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, बाजार में दूसरे देशों की वस्तुएं भी आ सकती है, तो उसके लिए हमें अपने आप को सक्षम बनाना होगा, तभी हम वस्तुओं का अच्छे से भली प्रकार निर्माण कर सकते हैं, अच्छी वस्तु बना सकते हैं, ताकि हमारी वस्तु सस्ती हो और अच्छी हो, तभी मार्केट में उसकी मांग होगी, बिकेगा ज़्यादा। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तु में गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहना है, केवल आत्मनिर्भर ही नहीं कि हम अपनी वस्तु को बना ले बस, नहीं, हम अपनी वस्तु को बना रहे तो उसके साथ साथ क्या देखना है कि हमारी वस्तु में गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, जो वस्तु है हमारे यहाँ वो गुणवत्ता वाली क्वालिटी अच्छी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग हो, क्वालिटी अच्छी होगी तो तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, अपने आप को टक्कर दे पाएंगे दूसरे देशों को। अगर हमारी वस्तु अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो हम अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए क्या कहा है, उद्योगों का वर्गीकरण, रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाए, जैसे ट्रांजिस्टर जो बाजा होता था सुनते थे पहले लोग, बिजली का बल्ब सबके घर में, वनस्पति तेल पेड़ पौधे वनस्पति से बनने वाला तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। मतलब अलग अलग मापदंड पर हम कह रहे हैं, विशेष मापदंडों के आधार पर हम इन सभी उद्योगों का वर्गीकरण करें, इकट्ठा करें, देखें, तभी हम निर्माण कर सकते हैं। जब तक उनको समझेंगे नहीं अच्छे से। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे कह रहा है? कच्चे माल के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण करें, किसके? कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जो कच्चे माल प्राप्त हो रहे हैं उनके आधार पर। कृषि आधारित, पहला क्या है? कृषि आधारित। देखते हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग किस पर है? कृषि पर आधारित है। हम बागानी कृषि करते हैं, खेती करते हैं, कपास की खेती करेंगे, रेशम की पशुपालन कृषि के अंतर्गत ही आएगा, रेशमी कीट वाले पालन, रेशम के कपड़े बनाते हैं रेशमी कीट वगैरह से। रबड़ की खेती हम बागानी कृषि के अंतर्गत आएगी, चीनी गुड़ वगैरह से। चाय बागानी कृषि के अंतर्गत आएगी, कॉफी आएगी। तो क्या करें? वनस्पति तेल, वनस्पति से मिलने वाला तेल, ये सब किसके? कृषि खेती के अंतर्गत ही आता है।
खनिज आधारित, यानी पृथ्वी को खोद कर निकाले जाने वाली वस्तुएं जो है, पृथ्वी की भूपर पट्टी को खोद कर निकाले जाने वाली वस्तुएं जो उन्हें खनिज कहते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग क्या है? लोहा तथा इस्पात, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, लोहा तथा इस्पात कह रहा है, और सीमेंट हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, मशीन, औजार तथा पेट्रोल रसायन, इन जितने भी सामान है सब भूपर पट्टी को खोद कर निकाली गई वस्तुओं से बनाया जाता है, प्राप्त होता है। चलिए अब अगला कह रहा है प्रमुख भूमिका के आधार पर, किस पे कह रहा है? प्रमुख भूमिका के आधार पर। देखते हैं आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग कौन से हैं? जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, मतलब किसी दूसरे वस्तु पर निर्भर है, कच्चे माल पर निर्भर है, तो उसी को आधारभूत उद्योग कहते हैं। जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन हुआ, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। और अगला कह रहा है उद्योग सॉरी उपभोक्ता उद्योग, इसमें क्या करें? जॉब उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे क्या कह रहा है? जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि, जिनका सीधा उपयोग व्यक्ति कर सकता है लेकर के। आगे पूंजी निवेश के आधार पर, किसके आधार पर? पूंजी निवेश के आधार पर। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर आधारित निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। क्या कह रहा है? लघु उद्योग परिसंपत्ति की एक इकाई पर आधारित इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। पूंजी निवेश मतलब लागत लगा सकते हैं, किसी वस्तु में अपने पैसे को लगा करके किसी उद्योग धंधे को शुरू कर सकते हैं, उसमें वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर क्या कर रहा है? स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगी सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भील तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत इसका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है जो कंपनी लगाता, ठीक है। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। किसके? सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित। अच्छा सॉरी सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग क्या करा? सरकारी एजेंसियों द्वारा, जो सरकार जिन एजेंसियों की स्थापना की उसके द्वारा प्रतिबंधित है तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, सरकारी से एजेंसियां प्रतिबंधित, सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उद्योग, सरकार जिन कंपनियों को चला रही है, भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भील तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि, ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उसके द्वारा संचालित है, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये है बच्चों खुद का व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का मालिक हो जो इसका। जैसे आप कोई कंपनी लगा के अपना कुछ बनाना शुरू कर दो, मोबाइल बनाना शुरू कर दो, ड्रोन कैमरा बनाना शुरू कर दो, लैपटॉप बनाना शुरू कर दो, गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दो, है ना, तो वो है आपका निजी होगा, निजी या व्यक्तिगत उद्योग आपका होगा। वो संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी
और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। कह रहा है संयुक्त उद्योग का मतलब है वो जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं जिनमें राज्य सरकार कोई व्यक्ति के साथ समझौते के साथ कोई प्रयास से उद्योग धंधों की स्थापना की जाए, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, क्या करें, कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। सहकारी उद्योग का मतलब क्या होगा कि जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाला, जैसे कृषक किसान कच्चे माल को उत्पादन कर रहा है और श्रमिक या मजदूर दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। ठीक है, कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि क्या है, कच्चे तथा तैयार माल पे आधारित है, मात्रा के आधार पर उद्योग है। हल्के उद्योग को कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। ठीक है, आगे देखते हैं क्रियाकलाप में क्या कहते हैं, कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे तेल बुनने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियां, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश, मोटर घड़ी। ठीक है, आगे कृषि आधारित उद्योग जो कृषि पर निर्भर है, कृषि आधारित उद्योग जिन्हें खेती की जाती है, जिन खेती के आधार पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, खेती से उत्पादित वस्तुओं पर। ठीक है, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। कहने का मतलब ये सब चीजें जो बन रही है, सूती वस्त्र, पटसन जो होती है, रेशमी और ऊनी वस्तु वगैरह जो बने, चीनी वगैरह, ये जो खेतों में उत्पादित वस्तुओं से बन रही है, खेतों में उत्पादित कच्चे वस्तुओं से इनका निर्माण किया जाता है। वस्त्र उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। कह रहा है भारत में जो कपड़े बनाए जा रहे हैं उसके क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। कह रहा है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है, देखते हैं क्या है, देखते हैं देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। मतलब कह रहा है ये ऐसा एक उद्योग है जिसमें अच्छे प्रकार का और अच्छे खासे अच्छी क्वालिटी का और अच्छे दाम का अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करता है। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। कह रहा है पुराने समय में जो सूती कपड़े में हाथों से बनाए जाते थे, किससे, हाथों से सूत काते होते जाते थे, सूती वस्त्र हाथ से कताई की जाती थी, हथकरघा हाथों से चला के कपड़े बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। फिर कह रहा 18वीं शताब्दी आई तो बिजली से चलने लगे कारखाने, पहले हाथों से चलते थे, फिर बिजली से, हाथों से गांधी जी चरखा चलाते थे ना, ठीक उसी प्रकार तो बाद में बिजली से बनने लगा, मशीनें चलने लगी। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई अंग्रेजों के शासन काल के दौरान, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। अंग्रेजों का जो शासन था हमारे यहाँ तो वो हरामखोर ये क्या करते थे, सस्ते दाम पर हमारे यहाँ से कच्चे माल खरीद ले जाते थे, जैसे धागा वो बनता था, कपड़ा बनाने वाली वस्तु धागे वगैरह, और वहाँ ले जाकर धागा बनाते थे और वो मशीन से बनाते थे,
सस्ता बनता था, हाथ से हमारे यहाँ महंगा बनता था। उसके बाद वो ला करके मार्केटों में बेचते थे सस्ते दाम में, हमारे यहाँ महंगा बनता था हाथों का, कई दिनों में बनता था, मजदूरी ज़्यादा लगती थी, इसलिए हमारे जो है धंधों को नुकसान ज़्यादा हुआ, हम उनके टक्कर नहीं ले सके, कहने का मतलब ये है ना, क्योंकि वो मशीनों से बने थे तो जल्दी बन जाते थे, सस्ते बन जाते थे, इसलिए हम उनकी टक्कर नहीं ले सके। आगे कह रहा है क्या, देखो, रेशम उत्पादन, कच्चा रेशम, उसके बाद धुलाई कताई, फिर सूत बना रेशम जो कच्चा रेशम होता है, रेशम उत्पाद धुलाई कताई से सूत बना, और पहले धुलाई कताई के बाद बुनाई होती थी, बुनाई के बाद कपड़ा बनता था, फिर उसी बुनाई का रंगाई व परिष्करण होता था, बदला जाता था दूसरे रूप में। फिर ये क्या है, रंगाई उंगाई होने के बाद वस्त्र गारमेंट बन जाता था, वही वस्त्र विनिर्माण कहलाता है, ठीक है ना, गारमेंट का। आगे देख लेते हैं, सूती वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद का देखने के बाद पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। पहला जो सूती वस्त्र अपने यहाँ का बड़ा उद्योग शुरू किया जो सफल रही कंपनी, वो 1854 में। यूरोप दो विश्व युद्ध से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। यूरोप दो विश्व युद्ध झेल चुका था, 1914 से 18, 1939 से 1945, 44 तक, 44-45, 1945 तक, ठीक है, 44-45 तक। उसके बाद कह रहा ऐसे में इंग्लैंड के कपड़े की मांग, और क्या कहता, भारत इंग्लैंड के अधीन था, यानी भारत कब्जा किसका था, इंग्लैंड का। कपड़े की मांग आपूर्ति है तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला, इसीलिए कह रहा है इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति है तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला, प्रोत्साहन मिला। चलिए देखते हैं, आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक के सीमित थे। शुरू में कह रहा है जो सूती वस्त्र था, कपड़ा बनता था, उद्योग धंधे थे, वो महाराष्ट्र गुजरात तक सीमित, जो वहाँ के कपास उत्पादन होता था उनके क्षेत्र तक सीमित है कि यहीं कपास उत्पादन है, इसलिए यहीं कंपनी फैक्ट्री लगाई जाए। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। क्यों भैया बढ़ावा मिला कपड़े को गुजरात में, महाराष्ट्र में? कारण था कि बाजार, कपास पहले वहां मिल जाता था, सबसे बड़ी चीज कपास मिल जाता था महाराष्ट्र गुजरात में, जिससे कपड़ा बनाया जाता था। दूसरी चीज बाजार है बड़ी बड़ी, मुंबई, महाराष्ट्र मार्केट, गुजरात, अहमदाबाद, तो वहाँ नजदीक बेच भी लेंगे। परिवहन, आने जाने की सुविधा भी थी, साधन की। पत्तनों की समीपता, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह वगैरह जो है आपका, पोरबंदर वगैरह नजदीक थे। मुंबई बंदरगाह ये सब नजदीक थे, मुंबई के, गुजरात के बंदरगाह, जिससे कि लाद कर विदेशों को भेज लेते थे, ज़्यादा परिवहन खर्च नहीं आता था। और श्रम, यानी जो मेहनत करने वाले लोग थे वो भी उपलब्ध। नमी युक्त जलवायु, वहाँ की जलवायु नमी थी, समुद्र के किनारा वगैरह होने के कारण नम जलवायु, जैसे कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे इस उद्योग को बढ़ावा मिला। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है, और भैया कपास खेती के अंतर्गत ही तो होती है, इसीलिए इसका संबंध है। और कृषकों संबंध, निकट का संबंध कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। यह खेती से संबंधित है, जो कृषक है, मजदूर हैं, उनको भी खेती करने के लिए बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज ये रंगाई, बुनाई, कताई, पैकिंग, कराई, सिलाई, डिजाइन करने वाले सबको
रोजगार दे रहा है यह धंधा, ठीक है ना, सूती वस्त्र। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। मतलब इस उद्योग के कारण इन सब चीजों की मांग बढ़ रही है, इंजीनियरिंग उद्योग वगैरह की। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है, कह रहा फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है। कह रहा कताई का काम जो है, सूत कताई का महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु 3 राज्यों में है। लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। इस सब चीजों के लिए क्या बुनाई बहुत ज्यादा जरूरी केंद्रीकृत है, अत्यधिक क्षेत्र है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। भारत में जो कताई है बड़े पैमाने पर है, विश्व स्तर पर है। लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि लेकिन बनाया हुआ कपड़ा जो है क्या कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। कह रहा है जो भारत में जो अच्छे प्रकार का धागा बनाया जाता है उसका उपयोग यानी प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। जो कपड़े के बुनने का काम है, हाथों से मशीनें जो चलती हैं इसमें बिजली से चलने वाली मशीनें व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। तो देख लो भैया, खादी भंडार के कपड़े आते हैं, सदरिया वगैरह आती हैं, कुर्ते वगैरह पहनते हैं लोग, तो घरों में बनाया जाता है वो सब चीज। और घरों में बनाए जाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है, लोगों को प्रोत्साहन देता है, रोजगार भी प्रदान करता है कि लोग अपने घरों में इसका निर्माण कर सकें। आगे कह रहा है हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेट की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेट को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं क्यों। पटसन, पटसन पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत कह रहा है जो पटसन से बनने वाली वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं में सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। तथा बांग्लादेश सबसे ज्यादा पटसन का निर्यात करता है, पटसन से बनी वस्तुओं का, उसके बाद भारत, ठीक है, क्योंकि पटसन उद्योग का बहुत सारा क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। अधिक उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। जो पटसन का उद्योग धंधा है जो कहाँ है, हुगली नदी जो पाई जाती है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ये हुगली नदी वही है, एक धारा निकलती है भागीरथी गंगा की, पश्चिम बंगाल में उसी की धारा है हुगली, ठीक है। तो कितने किलोमीटर, 98 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में 3 किलोमीटर की चौड़ाई में उद्योग धंधा लगा हुआ है, फैला हुआ है। कह रहा है हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के निम्न कारण है। क्या कारण है भैया, देख लो नदी किनारे। पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, पटसन उद्योग नजदीक है इसलिए वहां स्थापित है। सस्ता पानी मिल जाता है, सस्ता जल परिवहन मिल जाता है क्योंकि वहीं से बंदरगाह है, पानी में चलने वाली जहाजें जो आती हैं। सड़क भी है, रेल व जल परिवहन का जाल भी खूब है, सड़कें भी खूब है, रेल भी खूब, रेल लाइनें खूब है और जल परिवहन भी वहां पे खूब, जल में चलने वाले साधन। कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक होना। और दूसरी बात कर रहा है जो कच्चे माल है पटसन का, उसको मील तक पहुंचाने में सहायक होते हैं परिवहन वगैरह। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, मतलब कच्चे पटसन को संसाधित करने, परिवर्तित करने में, जो रूप परिवर्तन करके बनाने के उद्योग में जल ज्यादा लगता है। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश में सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, यानी कम पैसे पर मजदूर का उपलब्ध हो जाना, ठीक है। कोलकाता एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में, भाई कोलकाता महानगर है
तो बड़े नगरी के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। यहाँ पत्तन यानी कि बंदरगाह जो है वो सब इसके विशेषताओं में और चार चांद लगाता है इसके व्यापार। देखो थोड़ा सा देख रहा है कॉलम में क्या कहता है, पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। तो पहला जो पटसन उद्योग है वो कहाँ लगाया था? कोलकाता में। कब? 1855 में रिसरा में, कोलकाता के निकट था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। कह रहा है भारत में मिले तो खूब रहेंगी पटसन की, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र उद्योग पटसन उद्योग का बांग्लादेश में चला गया, जो पूर्वी पाकिस्तान पहले था, आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलो अब देख लेते हैं चीनी उद्योग। क्या देखते हैं? चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। लेकिन क्या कह रहा है? गुड़ से बनाने वाली वस्तुओं में खांडसारी वगैरह जो बनाई जाती है, शक्कर वगैरह, कह रहा है उसमें इसका उत्पादन दूसरा है। उत्पादन इसका प्रथम स्थान है। चीनी उत्पादन में विश्व में तो पहला स्थान है, लेकिन जो गुड़ वगैरह बनाया जाता है, खंडसारी वगैरह बनाया जाता है, शक्कर वगैरह एक आती है दूसरी टाइप, वो जो है पहला स्थान इसमें। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। इस उद्योग में जो माल कच्चा लगता है वो भारी होता है, तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। भाई गन्ने वगैरह माल तो भारी होता है, लेकिन जो उसका माल वगैरह सुक्रोज, गन्ने के जो रस वगैरह है वो मात्रा घट जाती है ढुलाई करके ले जाने में। चीनी मिल एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते लेते बहुत ज़्यादा सूख जाता है, बेचेंगे, यहाँ से काटेंगे, वहाँ ले जाएंगे, बेचेंगे। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो चीनी मिल कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में है कुछ। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। थोड़ा सा देख लेते हैं एक चीज यहाँ पर। ये वस्त्र उद्योग की बात कर रहा है, तो जो काला वाला निशान है सूती वस्त्र, लाल वाला ऊनी वस्त्र, और ये जो एक निशान है रेशम वस्त्र है। तो शुरू यहाँ से देखते चलते हैं। काला वाला क्या है? सूती वस्त्र। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में, ये किसी के लिए रेशम वस्त्र के लिए। हावड़ा और हुगली सूती वस्त्र के लिए है, जाना जाता है। वाराणसी ऊनी वस्त्र रेशम वस्त्र के लिए। मिर्जापुर ऊनी वस्त्र के लिए। कानपुर आपका सूती वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए भी जाना जाता है। शाहजहांपुर ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है, ऊनी वस्त्र के लिए। आगरा सूती ऊनी दोनों के लिए। मुरादाबाद ऊनी वस्त्र। ग्वालियर सूती सॉरी ऊनी वस्त्र। जयपुर, बीकानेर, गुरुग्राम, पानीपत, लुधियाना, अमृतसर सब ऊनी वस्त्र के लिए। उसके बाद अहमदाबाद ऊनी और सूती दोनों वस्त्र के लिए। उज्जैन, देवास, इंदौर सूती वस्त्र के लिए। बड़ौदा सूती वस्त्र के लिए। उसके बाद जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, पुणे, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, पोरबंदर ये सब सूती वस्त्र के लिए। अहमदाबाद, जामनगर, मुंबई सूती और ऊनी वस्त्र के लिए। अहमदाबाद और मुंबई सूती और ऊनी दोनों वस्त्र के लिए जाना जाता है। जामनगर ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। बेलगांव रेशम वस्त्र के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु रेशम और ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। कोलार ऊनी वस्त्र के लिए सॉरी रेशम वस्त्र के लिए। मैसूरू कर्नाटक में रेशम वस्त्र के लिए। कोयम्बटूर तमिलनाडु में ये
सूती वस्त्र, मदुरई सूती वस्त्र, ये सब क्षेत्र है इसके लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोग देखते हैं इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था। देखा था क्या, चीनी मिल कह रहा था उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक था। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं चीनी मिलें। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। चीनी मिलें ज्यादातर कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। और अच्छा, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र उस तरफ ज्यादा। यह उद्योग मौसमी है। चीनी उद्योग क्या है, मौसम के ऊपर आधारित है। यह सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भैया गन्ने का जो फसल होती है एक वर्षीय फसल हो जाती है लगभग, और जब गन्ना होगा तभी तो चीनी मिल चलेगी, जो गन्ना नहीं होगा तो कैसे चलेगी। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। भाई क्यों बढ़ी बता रहा हूँ। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा, यानी जो महाराष्ट्र वगैरह में गन्ना का लगाया गया है मिल, उससे क्या है कि महाराष्ट्र वगैरह में और दक्षिण के तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र में जो गन्ना होता है उनमें रस ज़्यादा होता है। गन्ने के रस की मात्रा ज़्यादा होती, मोटा होगा, लंबा होगा और रस की मात्रा ज़्यादा होगी। वही कह रहा है सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी कह रहा है गुणकारी, लाभदायक है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल नहीं। सहकारी समिति जो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था वो भी यहाँ पर सफल नहीं है। ठीक है। खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। कह रहा वे उद्योग जो खनिज यानी खुद का निकाली गई वस्तु जो धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? बताएंगे भाई, क्यों नहीं। खनिज आधारित उद्योग, खनिजों पर आधारित वस्तुएं जो खनन की गई वस्तुओं से जो कच्चे माल का उपयोग करके उद्योग धंधे चलाए जाते हैं उन्हें कहा जा रहा है। लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। कैसे भैया आधारभूत उद्योग देख लेते हैं। क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। तो आधारभूत उद्योग क्यों भैया, कि इसके बिना कुछ संभव नहीं है, सब टाटा पिस हो जाएगा। कोई भी चीज देख लो, गाड़ी, बस, ट्रक, रेल, जहाज, पेन, स्टैंड, टेबल, कुर्सी सब लोहे के बन है। बहुत सारी चीज, हर चीज लोहे के बन है। घर में तवा चिमटा भी तो लोहे का बनना। तो इसलिए कह रहा है चाहे हल्का हो चाहे भारी, चाकू छुरी तक देख लो तो बनती लोहे की। सब इसी उद्योग पर आधारित है। बड़ी बड़ी मशीनें जो बनी है सब लोहे से बनी है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। कच्चे वस्तु जिसे बनाया जाता है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। इस्पात का उत्पादन जितना हो और जितनी जल्दी खपत हो जाएगी, खत्म हो रहा है, उन्हीं को उससे वस्तुओं को बनाया जाता है। प्राय से ये माना जाता है कि देश का विकास का पैमाना तय किया जाता है, माना जाता है कि अत्यधिक विकास हो रहा है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है।
लोहा और इस्पात क्या है? भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिकतम परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। भारी भारी वस्तुएं बड़ी बड़ी बनानी जाती हैं तो परिवहन लागत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो खर्च नहीं होगा। इस उद्योग के लिए लौह एस्क कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है। तो क्या कर रहा है? इस्पात को कठोर ठोस जो बनाया जाता है उसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है, मैंगनीज भी मिलाया जाता है, कहने का मतलब। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। एक चीज और ध्यान रखें कि इन उद्योग धंधों का स्थापना कहाँ किया जाए और जो इनसे माल तैयार है, वस्तु बने, उससे बाजार तक तथा उनके जो उपभोक्ताएं हैं उनके तक पहुंचाने के लिए सही सक्षम परिवहन की आवश्यकता हो, अच्छे खासे परिवहन की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी तो वस्तु को निर्माण के बेचेंगे। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। कहाँ पे कह रहा है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, तो वहाँ पे खासतौर झारखंड है। तो छोटा नागपुर के पठार में इसका अधिकांश पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार उड़ीसा छत्तीसगढ़ के हिस्से, कुछ पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्से सब आ जाता है छोटा नागपुर पठार। उद्योग इस्पात संकेंद्रित है, नहीं कि उसके केंद्र पाए जाते हैं। किसके? इस्पात के, सॉरी, लोहा तथा इस्पात के। इस प्रदेश में इस प्रदेश में उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं इस्पात निर्माण प्रक्रिया क्या है। कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाया जाएगा, फिर लौह एस्क का गलाया जाना, फिर उस झोंक कर भट्टी, झोंकदार भट्टी में क्या है, लोहे का जो एस्क है, लौह एस्क है, उसको गलाया जाएगा। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है, चूना पत्थर सहायता करता है जो इसमें मिलाया जाता है। किसमें? लौह एस्क में। धातु का मैल हटाया जाना, उस वस्तु के जो मैल कचड़े होते हैं उसको हटाया जाना। एस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल, और कह रहा है उस वस्तु को गर्म करने के लिए जो है कोयले का भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्म करने के लिए कोक यानी कि कोयला एक ईंधन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या कह रहा है? ढलवा लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है। जब पिघलेगा लोहा इसका तो उसको इस सांचे में ढाला जाएगा जिसमें ढलवा लोहा तैयार होता है। ठीक है। उसके बाद इस्पात बनना। फिर क्या कह रहा है? ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर, ढलवा लोहे को पुनः गलाएंगे, फिर से गलाएंगे, उसके ऑक्सीकरण करेंगे जिसके द्वारा अशुद्धता जो होगी उसको हटा देंगे उसमें से। फिर मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। फिर उस ढलवा लोहे में क्या करें? मैग्नीज को, निकिल को, क्रोमियम को मिलाकर शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद फिर धातु को आकार देना, फिर रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और कढ़ाई की जाती है, फिर वस्तु का रूप दिया जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा था कि इस प्रदेश में इस थोड़ा सा देख लेते हैं लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है। लोहा इस्पात संयंत्र देख लेते हैं भैया कहाँ कहाँ है। बर्नपुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो और जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर और भद्रावती ये कर्नाटक में है, सलेम तमिलनाडु में। ठीक है। कौन क्या है ये? तो लौह इस्पात संयंत्र है। इसके आगे कह रहा है इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह एस्क की कम लागत,
उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में उनकी मांग की विशाल संभावना संभावित है। मतलब कह रहा है लॉ इसकी की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चा माल मिल जाता है नजदीक, कम लागत होती है, सस्ते श्रमिक मजदूर मिल जाते हैं और स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभावना सम्मिलित है, यानी कि मांग हो ज़्यादा हो सकती है। एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र। तो बच्चों आज यहीं तक देखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र कल देखेंगे। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप लोग बताइए कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको, उसकी आगे फिर सोचेंगे। तो अभी तो हम इसको ख़त्म करना है, हमको आपको इस महीने ख़त्म कर देना है। 1 फरवरी से हमको आपको केवल प्रैक्टिस सेट कराने हैं, क्वेश्चन पेपर डेली डेली क्वेश्चन कराना है, इसलिए आप लोगों को हमको इसे ख़त्म कर देना है जनवरी में, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।